हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और सभी लोग अपने कॉपी पेन को लेके बैठ जाइए। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने उसके बारे में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हराकर? घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य जो था वह 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। इस बीच में इनके कम से कम कहीं कहीं पर बोला जाता है कि 14 राजा हुए थे, कहीं कहीं पर बोला जाता है कि 9 या 10 राजा हुए थे। ठीक है, तो इनके जो हमें प्रमाण मिला है वह 10 राजाओं का मिला है। उसके लिए हमने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था, उसमें आप सभी देख लीजिएगा जाके। मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से आपको उसमें दिखा दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का। हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके थे। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा हुआ यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया है, उसके राज्य के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे। और अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य किसको कहते थे हम? कौटिल्य जो थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चाणक्य जिन्हें कहते हैं हम, और विष्णुगुप्त भी उन्हीं का ही नाम है, उनका ही नाम है कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य को हम क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र उसका नाम था पुस्तक का, पर जो वह उसके अंदर जो चीज समाहित थी वह थी राजनीति के बारे में। यानी कि कौटिल्य ने जो लिखा था वह राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा था, पर उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसमें क्या था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 185 प्रकरण तथा 6000 श्लोक थे। ठीक, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। यह पुस्तक राजनीति से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है जो इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1907 ईस्वी में। सर्वप्रथम डॉक्टर राम शास्त्री ने अर्थशास्त्र कौटिल्य, यह पुस्तक का नाम था, अर्थशास्त्र कौटिल्य को प्रकाशित किया। नेक्स्ट आता है एक चीज है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने जीवन काल में कई अभिलेखों, यानी कि उसने ही अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था। पत्थरों पर अपनी जो बातें हैं अपने युद्ध के बारे में या अपने निजी जीवन के बारे में अशोक ने ही सर्वप्रथम लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो जो अभिलेख हमें वर्तमान में मिले हैं उनके आधार पर D.R. भंडारकर ने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक के समय के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। यह केवल एक ऐसे वैज्ञानिक है, D.R. भंडारकर लेखक हैं, इतिहासकार। उन्होंने ही अभिलेखों के माध्यम से अशोक के समय के को जो इतिहास था उसको लिखने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था वह भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यह कहाँ तक फैला हुआ था। हम देखते हैं कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है तो वह उत्तर के जो कुछ राज्य थे, मकरात, कंधार के हेयात, ऐसे जो राज्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट स्वरूप देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य था, अफगानिस्तान तक, यानी कि मौर्य साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक, अब इस तरफ आते हैं हम। यह हमारा, हम जब देखेंगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो हमें वहां से देखने को मिलेगा जूनागढ़ अभिलेख। तो वह जूनागढ़ जो अभिलेख है वह सौराष्ट्र से मिला था।
कहाँ से? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कैसे कहते हैं? गुजरात को। गुजरात को ही सौराष्ट्र कहते हैं। कहाँ? जूनागढ़ से। तो हम यहाँ देखेंगे कि पश्चिम में यह सौराष्ट्र तक मौर्य वंश फैला हुआ था। अब हम इधर देखते हैं कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर अपने यूनान वापस जा रहा होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसे 5000 हाथी देते हैं, यानी उपहार स्वरूप 5000 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। ठीक है, तो वह कहां से देते हैं? वह देते हैं कलिंग राज्य उड़ीसा से। कलिंग उड़ीसा से, क्योंकि जो हाथी है वह कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह जो पूरब में उसका राज्य था वह उड़ीसा तक फैला हुआ था। अब नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण में। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम दिनों में अपने, वह कहाँ गया था? श्रावण बेलगोला। कहाँ गया था? श्रावण बेलगोला। यह कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था। ठीक है, तो हमें इससे यह जानने को मिलता है कि उसका राज्य दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था वह लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। ठीक है, हमने इतना जाना मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में। अब हम नेक्स्ट जानेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार के बारे में। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से जान लिया। अब हम जानेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार का जो शासन काल था वह था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार ने शासन संभाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि बिंदुसार का जो नाम है वह यूनानी लेखक स्ट्रैबो के अनुसार इसका नाम अमित्रकेटे था, यानी कि जिसका संस्कृत रूप होता है अमित्रघात, या शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का नाम हमें देखने को मिलता है यहाँ से। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार का जो नाम है वह सिंहसेन मिलता है, यानी कि कई जगह पर अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है और वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। एक पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार की जो माता थी उसका नाम था दुर्धरा। दुर्धरा जो थी वह घनानंद की पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी। ठीक है, उनकी माता का नाम दुर्धरा और पत्नी का नाम जो है वह धम्मा और सुभद्रांगी, यानी कि उनकी दो पत्नियों का नाम मिलता है धम्मा और सुभद्रांगी। ठीक है, बिंदुसार की दो पत्नियों का नाम मिलता है धम्मा और सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जो थी वह अशोक की माता थी। अब हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि सुभद्रांगी जो थी वह अशोक की माता थी, यानी कि सुभद्रांगी के दो पुत्र थे अशोक और विगताशोक। ठीक है, तो इन दोनों की माता थी जिनमें से अशोक मौर्य वंश के अगले राजा बने। नेक्स्ट आता है मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उस समय पर राजदूत भेजने की प्रथा लागू हो चुकी थी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी हमने देखा था सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीस को बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य साम्राज्य में भेजा था। इसी प्रकार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे।
स्ट्रैबो के अनुसार, यूनानी लेखक था स्ट्रैबो, जिसने बताया था कि बिंदुसार का नाम अमित्रघात था, अमित्रकेटे बोला था उसने। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को भेजा था। पहले हमने देखा डायनोसिस को भेजा था, नेक्स्ट हमने देखा कि एक और राजदूत को भेजा था, उसका नाम था डायमेकस। किसने भेजा था? सीरियाई राजा एंटियोकस ने। जो बिंदुसार की अमित्रघात नाम हमें मिलता है, वह उसकी बिंदुसार की एक उपाधि थी। अमित्रघात बिंदुसार की उपाधि थी। नेक्स्ट आता है, कुछ समय के लिए, यानी कि बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री थे कुछ समय के लिए चाणक्य बने थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही जो प्रधानमंत्री बने वह खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना। कौन? खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना। नेक्स्ट आता है, इसके समय पर एक घटना देखने को मिलती है। तक्षशिला, इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था तक्षशिला तक, वहां पर एक बार इन्हें विद्रोह देखने को मिलता है, यानी कि कई गुट बनाकर वहां विद्रोह किया गया था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को भेजा था। सबसे पहले सुसीम को, वह विद्रोह शांत करने में असफल रहा। उसके बाद बिंदुसार ने शांति स्थापित करने के लिए अशोक को भेजा। उसने युद्ध करके वहां पर विद्रोह को दबा दिया और शांति स्थापित कर दिए। बाद में अशोक को तक्षशिला का राज प्रतिनिधि बना दिया गया। ठीक है, इतना हमने बिंदुसार के बारे में जाना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चीनी ग्रंथ फाचुएन चुलिन में बिंदुसार जो था उसे बिंदुपाल कहा गया है, यानी कि कई ग्रंथों में उसके अलग अलग नामों को हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, उसी प्रकार बिंदुसार ने आजीवक धर्म जो संप्रदाय था उसका अनुयायी था। नेक्स्ट आता है, आजीवक संप्रदाय जो था उसकी स्थापना मक्खली गोशाल के द्वारा की गई थी। पिंगल वत्साजीव उसका मुख्य सलाहकार था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री या अमात्य हम कहेंगे चाणक्य थे, उसी प्रकार जो मुख्य सलाहकार थे वह बिंदुसार के थे, वह थे पिंगल वत्साजीव। बौद्ध जो विद्वान है तारानाथ, उनके अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया, यानी कि वह 16 राज्यों को उसने युद्ध करके जीता था। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से हमने मौर्य साम्राज्य के एक और राजा के बारे में जाना, बिंदुसार के बारे में, उसका जो शासनकाल था उसके बारे में जाना, उसके जो जीवन से संबंधित जो जानकारियां था उसके बारे में जाना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा हर एक चीज को। ठीक है, और हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। मौर्य साम्राज्य के जो अगला टॉपिक होगा वह होगा अशोक के ऊपर। अशोक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।